इसमें देखिए हमारे पास सरसों की खल है जी। ये कपास की या कांकड़ा जो भी आप कहें उसकी राम खल राम है। भाई लोग, कैसे हो? तो साथियों, जैसा कि आजकल मैं अलग अलग डेयरी फार्म पे जाकर के विजिट कर रहा हूँ और वहाँ की जो गौपालन है उसको आपको लगातार दिखा रहा हूँ। और ऐसे ही गौपालक के पास में मैं आज पहुँच चुका हूँ, जिस डेयरी फार्म का नाम है गोविंदम डेयरी फार्म, जो कि एक गिर गाय की डेयरी फार्म है। और यहाँ पे सर का जो भी फार्म है बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला है। और सर ने अपने फार्म पे करीब 100 से 125 गाय यहाँ पे रखी हुई है और उनमें सभी जो गाय है वो हमें गिरी देखने को मिली है। तो सर का यहाँ पे ब्रीडिंग का भी काफ़ी अच्छा काम है। और सर ने नस्ल संवर्धन के लिए अपने फार्म पे एक नंदी महाराज भी रखा हुआ है। तो सर से लेते हैं आज पूरी जानकारी कि उन्होंने कब इस फार्म को स्टार्ट किया और उनके पास अभी कितनी गाय है और उनका जो ब्रीडिंग का काम है वो किस लेवल पे सर कर रहे हैं और कितने मिल्क कैपेसिटी की गाय सर रखते हैं और क्या उनका सेल परचेज का भी काम है या फिर वो केवल दूध ही यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो सर से लेते हैं पूरी जानकारी। आइए उनका सर का फार्म विजिट करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय जरूर दें। मेरा नाम डॉक्टर विशाल गर्ग और यहाँ मैं गोविंदम डेयरी फार्म चला रहा हूँ पिछले 4 सालों से, जो कि ग्राम जटवाड़ा, जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे पे है। बस्सी तहसील है और जयपुर में ये स्थित है जी। तो साथियों, जैसा कि हमें सूचना मिली कि सर का यहाँ पे गिर गाय का डेयरी फार्म है, तो तुरंत हम क्या है, जैसे गौपालक कोई किसी भी गौपालक की हमें सूचना मिलती है तो हम उसके पास तुरंत पहुंच जाते हैं और उनका हौसला भी बढ़ाते हैं और जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जो हमारी भारत की जो प्रमुख नस्लें हैं इसमें से एक गिर गाय प्रमुख नस्ल है। इस पे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रीडिंग का भी सर का काम अच्छा चल रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे और पूरा जो सर का फार्म है वो विजिट करेंगे और आपको एक अच्छी जानकारी देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करना चाहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस जो अपना डेयरी फार्म है उसका कितना है, कितने साल से लगातार आप ये डेयरी फार्म कर रहे हो? मेरे को ये डेयरी फार्म मैंने 2018 में चालू किया था। जी सर। यहाँ पर ही चालू किया था, 2 गाय से मैंने स्टार्ट किया था, तो लगभग 5 वर्ष मुझे इसको चलाते हुए हो गए। जी। तो 5 वर्ष से लगातार आप ये डेयरी फार्म का काम यहाँ पे कर रहे हो। तो सर इसका पर्पज जानना चाहूंगा, किस पर्पज से, मैं जैसे सेल परचेज का काम है या फिर सिर्फ दूध सेल करते हो आप? मैंने ये काम पहले तो ब्रीडिंग के हिसाब से नहीं किया था, मैंने सिर्फ दूध के बिजनेस के हिसाब से किया था जी। कि अपन देशों यहाँ जयपुर में रहने वाले जो लोग हैं उनको देसी गाय का दूध मिले जी। और स्वास्थ्यवर्धक दूध मिले, शुद्ध दूध मिले, इसके रिगार्डिंग मैंने चालू किया था। क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ जी। तो मुझे पता है कि एचएफ गाय या जर्सी गाय या जो भी विदेशी नस्ल की गाय हैं उनके दूध में और देसी गाय के दूध में क्या क्या डिफरेंसेस है। जी। तो सर जैसे कि भारत में और भी काफी सारी नस्लें हैं, जिसमें थार पारकर भी है, साहिवाल भी है और अपनी कांकरेज भी है और ये हरियाणवी नस्ल भी है, लेकिन आपने गिर को क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण है? गिर को चूज करने का मेरा पहला कारण ये था कि जिस टाइम पे मैंने ये सर्वे किया था कि मुझे डेयरी फार्म स्टार्ट करना है जी। उस टाइम पे सबसे पहले मैंने 4-5 नस्ल थी, जैसे कांकरेज हुई, गिर हुई, राजस्थान की अपनी थारपारकर हुई, नागौरी हुई, मैंने और हरियाणा वाली अपनी साहिवाल हुई। मैंने इन सब के बारे में धीरे धीरे डेटा कलेक्शन किया। मैंने लगभग साल भर इस चीज पे पहले मेहनत करी, उसके बाद मैंने ये गिर गाय चूज करी। गिर गाय चूज करने का इस रीजन सबसे बड़ा ये था, जैसे साहिवाल गाय है, हरियाणा में पानी और घास बहुत ज्यादा होने के कारण वहां का हरा चारे के ऊपर डिपेंडेंट होती है और अपना राजस्थान में पानी की कमी की वजह से वो गाय यहाँ आकर डेवलप उतनी स्थिति में नहीं हो सकती जितनी वो हरियाणा में हो सकती है। और गिर जो नस्ल थी वो एक ब्रांडिंग नेम हो गया था जी, कि लोग बाग देशी गाय के नाम से गिर को ही समझने लग गए थे कि गिर ही देशी गाय होती है, जबकि ऐसा ये गलतफहमी है। गिर नस्ल की गाय एक देशी गाय मानी जाती है और इसमें 50 तरह की वैरायटी है, वो प्रदेश के हिसाब से अलग अलग है जी। तो एक कंफ्यूजन और मैं दर्शकों का दूर करना चाहता हूँ। जैसे काफी सारे साथी हम जाते हैं, अलग अलग जगह विजिट करते हैं, तो उनका जो मुख्य पॉइंट ये रहता है कि जो हमारी स्वदेशी नस्लें हैं वो दूध कम मात्रा में देती है बजाय कि विदेशी नस्ल के। लेकिन आपको मैं पूछना चाहता हूँ, अपने फार्म पे जो गाय है वो कितने दूध तक कैपेसिटी वाली गाय मौजूद है? मेरे फार्म पर सर देखिए, आपको अवेलेबिलिटी बताऊं तो 10 लीटर दिन का से लेकर 20 लीटर दिन तक का अवेलेबल है। और ये एक वहम है कि कम दूध देती है। अगर वो कम दूध देती है तो कम केयर भी मांगती है जी। दूसरी तरफ अपन जाएं इस पर्दे के पहलू पे, आज एचएफ गाय है, उसको रखने के लिए आपको पंखे, कूलर, एसी और दिन में 4 बार लेबर का दूध निकालने का
और बहुत सारे खर्चे जो वहन करने पड़ते हैं, और उसके एवज में अपन को 30 लीटर 35 लीटर दूध मिल जाता है। देसी गाय का दूध है वो आपको 20 लीटर 15 लीटर कैपेसिटी यही होती है, कि ऐसा नहीं है कि 25 लीटर देसी गाय में मिल जाएगी। कैपेसिटी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कम होती है, तो ये 10 से 20 है, लेकिन इसके दूध की और उस दूध की तुलना करना असंभव है। जी बिल्कुल। तो साथियों आइए सर का जो फार्म है वो विजिट करते हैं और देखते हैं उनका जो मैनेजमेंट है, जो शेड बनाया है वो किस तरीके से बनाया है, और उसको देखने के बाद आपको और भी अच्छा लगेगा। तो सर एक बार जरा विजिट करें। तो सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपने दोनों साइड ये जो चारा डालने के लिए जो ठान की व्यवस्था कर रखी है जी, और बीच में ये जो गैप रखा है, ये मतलब कैसे मैनेजमेंट बिठाया ये हमने लगभग गाय की हाइट जो अपन लेंथ नापते हैं वो लगभग 8 फुट नापते हैं अपन, 7 से 8 फुट अपन लेंथ मानते हैं। हमने उस स्पेस को दोनों गायों को मिला के 25 फीट का गैप रख लिया जी, और दोनों तरफ ठान बनाई हुई है। 25 फुट के गैप में गाय आगे पीछे भी होती है, तो 8 फुट उसकी हाइट और 4 फुट लेंथ और 4 फुट उसको पीछे सरकने की जगह, इस तरह हमने मैनेजमेंट किया हुआ है जी। तो काफी सारे जैसे डेयरी फार्म पे हम देखते हैं तो इधर जैसे दीवार पक्की बनाई हुई होती है, लेकिन आपने जैसे एक टाटी नुमा ये बांस की इससे बनाई हुई है, इससे क्या फायदा है ये भी जरूर बताएं। हमने इस फार्म को टोटल देसी पे ही डिपेंडेंट कर रखा है, जिसमें गाय स्वस्थ रहे और कल्चर जो इन गायों का वो है, इसलिए हमने, आप नीचे भी देखेंगे तो मिट्टी ही है। कोई पक्का हमारे यहाँ कहीं पर भी पूरे शेड में आप जाएंगे कहीं पर भी आपको पक्का नहीं मिलेगा। और साइड में जो टाटीनुमा हमने ये लगाया है, दीवार इसलिए लगाई है कि हवा पास नहीं होती है, और टाटी के पीछे भी आप देखेंगे तो हरा पर्दा हमने लगा रखा है, जिसपे गर्मियों के टाइम पर हल्के हम फवारे से पानी डाल देते हैं, उससे ठंडी हवा अंदर प्रवेश आती है और इनको अपन को गर्मी का एहसास नहीं होता है। और हाइट देखेंगे आप टीन की तो मैंने लगभग 16 फीट रख रखी है जी, तो इसकी वजह से भी अपन ने ठंडा रहता है। फार्म में अभी भी खड़े तो आपको नहीं लग रहा होगा कि यहाँ कोई गर्मी है। जो नए फार्मर साथी हैं हमारे किसान दोस्त से, वो डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्यों घाटा हो जाता है इसमें। तो इसका मुख्य कारण क्यों है, क्या है कि जो गिर गाय का डेयरी फार्म है उसमें घाटा लोगों को क्यों हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? सर मुख्य कारण डेयरी फार्म का क्या है, बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट जी। सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट, के आप उन गायों को कहां से चूज कर रहे हैं, किस एरिया से ला रहे हैं, और इस राजस्थान में क्या है भ्रांतियां अलग हैं जी। उन भ्रांतियों पे ना जाकर अपन ये देखें, गौ माता जो अपन को दे रही है, आप उसका फीड मैनेजमेंट रखें। और महंगे का कारण ये है या घाटे का कारण ये है कि वो केयर नहीं कर पाता है या अपना मैनेजमेंट नहीं ढंग से कर पाता है, और उस मैनेजमेंट के बिहाव पर वो देता है कि गाय के बिजनेस में घाटा है, जबकि ऐसा नहीं है जी। बिल्कुल। तो सर ये एक और भ्रांति फैली हुई है अपने भारत में कि जो अपनी ये देसी नस्ल है, जैसे गिर की बात कर रहे हैं, आपके पास गिर गाय है, मैं बिल्कुल इससे अनजान हूं, लेकिन फिर भी देखो ये बिल्कुल शांत स्वभाव की है, ये कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जो काफी सारे जो किसान दोस्त हैं वो बोलते हैं कि अपनी जो देसी नस्ल है वो मारती है, ताड़ती है, उनका जो स्वभाव है वो बिल्कुल बेकार है। तो ये लोगों की भ्रांति क्यों है, लोगों में ये भ्रांति क्यों है सर? ऐसी भ्रांतियां ये है कि अब अगर अपन एक परिवार की बात करें तो एक परिवार में अगर 5 भाई हैं तो पांचों का नेचर एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी किसान ने, जिसने आपने देखा या किसी को देखा, उसमें से एक गाय ऐसी हो जो थोड़ी सी स्वाभाविक में ज्यादा हो जी, तेज हो, तो वो हो सकता है मार सकते। बाकी का जैसे आज ये गाय है, आज मेरे फार्म पर जितनी गाय आपको चारों तरफ दिख रही हैं, आप ये नहीं किसी भी गाय के पास चलेंगे तो आपको कोई मारने वाला ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जी। आप अगर गौ माता को मारोगे तो वो आपको मारेगी जी। तो सर जैसा कि कोई किसान दोस्त डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है तो उसको चैलेंज कहाँ पे आ सकता है, वो भी जरूर बताएं। चैलेंज ये, पहले आप ये देखें अपना मैनेजमेंट सिस्टम सबसे बड़ा है कि आज मान लो आप कोई फार्म स्टार्ट कर रहे हो, 4 गाय से आपने स्टार्ट किया जी, 4 गाय का दूध आपका सेल हो जाए, वो भी मार्केट में, ना कि डेयरी पे जी, ठीक है। जो डेयरी बूथ गांव में खुले हुए हैं उन पे ना देकर, क्योंकि उस पे फैट के हिसाब से पैसा मिलता है और वो जो फैट आएगी उस हिसाब से पैसा होगा। अगर आप मार्केट में सेल करेंगे और अपनी शुद्धता बनाए रखेंगे तो उस दूध का आपको पैसा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। पैसा हर कोई देना चाहता है, चीज भी शुद्ध लेना चाहता है, लेकिन भ्रांतियां ये है कि शुद्ध दूध कोई देना नहीं चाहता जी। तो आप 4 गाय से स्टार्ट करें, उसको ले, अब 5वीं गाय या 6ठी गाय जब आप परचेज करें, जब आपको लगभग 5 महीने हो गए उन गायों को जी, तो उसके बाद क्या उन 5 गायों से जो दूध की क्वांटिटी कम होगी वो आपको 2 गाय पूरी कर देंगी जी। तो वो आपका मैनेजमेंट जो है 40 लीटर का एवरेज, वो 40 लीटर का चलता आएगा जी। तो जैसा कि सर कोई नया किसान साथी डेयरी फार्म शुरू करता है तो वो शुरू में क्या है, इसको बेच नहीं पाता दूध को, तो इसको जैसा इसका मार्केट कैसे डेवलप करेगा? दूध को बेचने के मार्केट डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, कुछ घर ऐसे पकड़ने इनिशियल, वो आपकी मेहनत है कि आप कैसे पकड़ते हैं। आपको सोशल मीडिया से भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म माउथ पब्लिसिटी से मिलता है वो किसी से नहीं मिलता है। आज हमारे डेयरी फार्म पर हमारा सोशल मार्केटिंग है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सोशल मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक करते हैं।
और उसके बाद हमारी माउथ पब्लिसिटी के अनुसार ही हमारा दूध बिकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरे फार्म पर लगभग 150 गायें हैं टोटल मिला के, लेकिन 150 में आपको दूसरी नस्ल की कोई गाय नहीं मिलेगी। सिर्फ एक गाय जो इसके बगल में है, एक ये राठी गाय, वो भी मैंने सिर्फ फार्म पे इसलिए रख रखी है क्योंकि गिर में काली मुझे मिली नहीं और मुझे एक काली गाय यहाँ रखनी थी बस। जी बिल्कुल सर। तो सर जैसे ब्रीडिंग की बात करें तो आपने ब्रीडिंग पे भी बहुत अच्छा काम किया हुआ, तो जो नस्ल संवर्धन है वो किस प्रकार कर रहे हो वो भी बताएं सर। नस्ल संवर्धन के लिए मेरे पास भावनगर ब्लड लाइन का एक बुल है जी। उसकी उम्र अभी लगभग 4.5 साल है। मैं जब लाया था उसे 2 साल का था वो जी। फिर मैंने उसे 4-6 महीने यहाँ मैंने तैयार किया और आज उसके सामने रिजल्ट है। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे, मतलब मेरे सामने देखेंगे, तो वो मेरी नस्ल है। ये अभी हमारी नस्ल है जो अभी तैयार हुई है। ये गाय बछड़ी है, ये पहलून है। आप इसका गादी देखिए, इसका नेचर देखिए। ये पहलून बछड़ी है जो कि ब्याने के बाद कोई उछल कूद नहीं कर रही है। आप इसकी गादी देखिए और ये प्रेजेंट में 12 लीटर दूध दे रही है। तो ये मेरा प्रोडक्ट है जो सामने है आपके। जैसा कि एक तो ड्राई फॉडर हो गया, एक ग्रीन फॉडर हो गया और एक फीड, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है डेयरी फार्मिंग के दृष्टि से देखें तो जो ड्राई फॉडर है उसमें आप क्या दे रहे हो अपनी गाय को? ड्राई फॉडर में फिलहाल में हम जो दे रहे थे, अभी आज से 15 दिन पहले तक तो हम कुट्टी दे रहे थे, ज्वार की कुट्टी जी। अभी प्रेजेंट में अब गेहूं का तूड़ा चालू हुआ है तो थोड़ा थोड़ा वो आने लगा और वो हम दे रहे हैं। और वो मौसम के अकॉर्डिंग जो होता है, जैसे अभी गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी तूड़ा होगा, जब ठंड का टाइम होगा, जब बाजरे की कुट्टी और ज्वार की कुट्टी है वो हम लोग देते हैं जी। तो सर ग्रीन फॉडर की व्यवस्था कैसे करते हो? ग्रीन फॉडर में हमारा ही जो फार्म है उसमें हमारे पास 10 बीघा का है जी। उसके अंदर हमने ये डेयरी फार्म लगभग 2.5 से 3 बीघा में कर रखा है और बाकी के 7-8 बीघा के अंदर हमने रिजका कासनी जो कर रखी है उसके जरिए हम ग्रीन को पूरा करते हैं, ग्रीन फॉडर को जी। तो सर काफी सारे डेयरी फार्म पे हमने देखा कि वो जैविक तरीके से ग्रीन फॉडर उगाते हैं, तो आपके फार्म पे क्या व्यवस्था है? हमारे फार्म पर आप देख रहे हैं सारी गायें अगर देसी हैं तो उनका मल और मूत्र, गोबर और मूत्र दोनों से ही किया जाता है। यूरिया का उपयोग ना तो हमारे फार्म पर आपको कहीं देखने को मिलेगा और ना कुछ हम ऐसा करते हैं। जैसा कि आप दूध सेल करते हो तो उसकी प्राइस रेट क्या रहती है, आपको क्या प्राइस मिल रही है इस टाइम पे, वो भी जरूर बताएं। गाय का दूध जो हम अभी बेच रहे हैं वो हम लोग 90 रुपए लीटर बेच रहे हैं और जयपुर में हमारी सप्लाई है, पूरे जयपुर में है। लगभग राजा पार्क, जगतपुरा, मालवीय नगर, सी स्कीम, मानसरोवर, सोडाला, इस एरिया में हम लगभग कैपेसिटीज देते हैं। 90 रुपए लीटर देते हैं। कांच की बोतल में पैकिंग है हमारे यहाँ जो आधा लीटर और 1 लीटर में अवेलेबल है जी। तो सर कोई वेबसाइट हो जैसे दर्शकों को उससे आप दूध उपलब्ध हो तो वो भी बताएं। हमारी वेबसाइट है www.govindamdairyfarm.com जी और मोबाइल नंबर 9664029038 जी। तो सर एक बार अपना जो नस्ल संवर्धन का सर का जो काम है, जो सर ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, वो भी एक बार देखते हैं कि सर कैसा काम कर रहे हैं जी। हाँ तो किसान साथियों जैसा कि देख पा रहे हैं सर ने जो बछड़ियां उनके लिए अलग से सेट बना रखा है और सर से जानते हैं कि ये जो ब्रीडिंग का काम वो कैसे कर रहे हैं, वो पूरी डिटेल लेते हैं। ब्रीडिंग में देखिए आप हमारे यहाँ गाय अभी आपने देखी सारी, उन्हीं से जो हमें बछड़ियां मिल रही हैं और बुल अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। बुल भी हमारे पास है जो जी। ये जो बछड़ियां हैं ये हमारी सारी अभी बछड़ियां जिनके लिए हमने अलग से शेड, क्योंकि ये गाय के साथ रहेंगी तो उतना नहीं पनप पा सकती, क्योंकि गाय जैसे हमने कुछ खाने के लिए डालेंगे फीड तो उसको जल्दी खा लेगी और बछड़ियां पीछे रह जाएंगी। इसलिए हमने यहाँ पर एक एरिया बना रखा है जिसके अंदर लगभग 1.5 साल से लेकर 2.5 साल 3 साल तक की बछड़ियों को एक जगह रखते हैं और इससे बड़ी होने के बाद हम उस वाले शेड पे लेके जाते हैं उनको जी। तो साथियों आइए सर का जो नंदी महाराज है वो भी आपको दिखाते हैं, जो ब्रीडिंग में सबसे अहम रोल निभाता है। देख सकते हैं सर का जो नंदी महाराज है वो आराम से बैठा बैठा जुगाली कर रहा है और सर इसकी जो डिटेल देंगे। ये नंदी मैंने आज से 4 साल पहले ही लाया था मैं इसको। भावनगर ब्लड लाइन का ये है, इसके पिता का नाम रोकड़ था जी और ये पिछले 4 साल से मेरे यहाँ है और बहुत अच्छा और शांत स्वभाव का मेरा बुल है जी। और लगभग मुझे अभी बुल की जरूरत नहीं पड़ी अगले की, और अगला बुल वैसे हम इसी का बच्चा है हमारे पास जिसे हम तैयार कर रहे हैं, वो लगभग 2 साल का हो गया है और 6-8 महीने बाद वो भी ब्रीडिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा जी। तो सर कैसा, तो सर बहुत जगह हम देखते हैं कि वो AI करवाते हैं, अपना खुद का बुल नहीं रखते, तो खुद का बुल रखने से क्या एडवांटेज होता है वो भी जरूर बताएं। देखिए AI करवाना ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, क्योंकि AI में भी आपको रजिस्टर्ड जो बुल हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन जिनके पास गाय की संख्या ज्यादा हो तब मेरा ये मानना है कि आप बुल लाके खुद ब्रीडिंग करें। बुल से ये नेचुरल ब्रीडिंग होती है तो गाय रिपीट कम होती है। AI के अंदर ये एक ऑप्शन मतलब है कि वो शायद गाय रिपीट हो
2 बार, 1 बार या 3 बार में टिके जी। लेकिन बुल से नेचुरल जब आर्टिफिशियल करेंगे और नेचुरल करेंगे उसमें बहुत अंतर है। जो नेचुरल क्रॉसिंग है उसमें गाय 99% एक बार में ही वो रुक जाती है। सर हम जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत बड़ा बाड़ा आपने बना रखा है और इसमें सिर्फ आपका एक बुल है, तो इसका इतना बड़ा बनाने का क्या कारण है? ये बाड़ा बुल के लिए नहीं है, बुल तो अभी यहाँ पर है, सारी गायें अंदर हैं। ये मिल्किंग के बाद लगभग 4, 4:30, 5 बजती है, उसके बाद हम गायों को यहाँ छोड़ देते हैं जो कि खुले रहती हैं। गर्मियों के मौसम में रात भर ये बाहर रहती हैं जी। और सर्दियों में अभी तो जैसे थोड़ी धूप हो गई है और गर्मी है इसलिए सब अंदर हैं, नहीं तो सर्दियों में धूप के लिए बाहर रहती है और खुली विचरण करती है जी। हमारे यहाँ फार्म पर 24 घंटे गाय बंदी नहीं रहती है जी। तो सर यहाँ पे पास में भी देख पा रहे हैं, यहाँ भी एक आपने अलग बाड़ा बना रखा है। ये बाड़ा जो बनाया हुआ है ये छोटे काफ के लिए, इन्हीं जो मिल्किंग काउज है इनके काफ है, ये इवनिंग में इधर रहते हैं, वही जो गायों के साथ करते हैं वही काफ के साथ करते हैं। किसान साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर अपना फीड जो है वो स्टोर करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सर ने अपने तसले में कुछ फीड निकाल रखा है, वो आपको सिर्फ डिटेल देंगे इसके बारे में। इसमें देखिए हमारे पास सरसों की खल है जी, ये कपास की या कांकड़ा जो भी आप कहें उसकी खल है, ये चना चुर्री है, ये गेहूं का दलिया है जी, ये चोकर है गेहूं का, और ये मूंग का खंडा है जी। इन सब को हम एक न्यूट्रिशन मात्रा के अकॉर्डिंग गलाते हैं, पानी के अंदर शाम को गलाते हैं, सुबह देते हैं और सुबह गलाते हैं उसको शाम को देते हैं। ये हमारा फीडिंग सिस्टम है। जो गलाते हैं वो एक बाहर हमने बना रखा है, आपको वो भी दिखाते हैं हम। ये हमारा हमने खुरली बनाई हुई है एक, जिसके अंदर हम फीड को गलाते हैं और ये आप देखिए इसके अंदर शुद्ध पानी में ये इस तरह फूल के गाय के लिए यूजफुल रहता है जी। इसके साथ में हम मिनरल मिक्सचर भी देते हैं और गाय को मिनरल मिक्सचर देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट से ही आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ आपको आर्टिफिशियल भी करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया, लीवर टॉनिक्स हो गए, ये आपको गाय को देने पड़ेंगे। तो सर जैसा करीब मैंने कोशिश की है कि किसान भाइयों को पूरी जानकारी दूं, लेकिन मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो जो किसान भाइयों को आप बताना चाहें तो वो जरूर बताएं। मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि एचएफ या विदेशी गाय उनको छोड़कर देसी नस्ल पे काम करें, जागरूकता देश में फैलाएं, जिससे कम जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां इस देश में उत्पन्न हो गई हैं वो ना हो। क्योंकि आज अगर किसान मेरी उम्र से 40 वर्ष पूर्व में जाएंगे तो कैंसर नाम की बीमारी कोई जानता नहीं था, और कैंसर को डेवलप होने का मुख्य कारण मिल्क है जी। जो कि विदेशी नस्ल की गाय होती है उसमें A1 और A2 मिल्क, A2 मिल्क होता है देशी गाय, जो भी हो देशी गाय, कोई भी ब्रीड हो, मैं ये नहीं कहता गिर, किसी भी देशी गाय चाहे वो राजस्थानी हो जो गांव में पाई जाती है अपने, वो गाय भी A2 मिल्क प्रोड्यूस करती है। A2 मिल्क का मतलब है जिस भी गाय के ऊपर थुई पाई जाती है, थुई जो होती है वो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती है जी। तो सर कोई भी जो डेयरी फार्म करता है वो जाहिर सी बात है कि अपने मुनाफे के लिए करता है, तो मैं एक बात और जरूर जानना चाहता हूँ, आप अपने डेयरी फार्म से पर मंथ कितना मुनाफा ले रहे हो? देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा, मुझे तो गौ माता का आशीर्वाद है, मैंने कभी मुनाफा और घाटा कभी सोचा नहीं, लेकिन ये है कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है, मैं 4 साल से कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ मिल ही रहा होगा जी। नहीं तो शायद मैं भी इस बिजनेस के बारे में नहीं बोल पाता और मैं किसी को सलाह भी नहीं देता। तो अर्निंग की अगर आप बात करें तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से दाल रोटी निकल रही है। तो साथियों जैसा कि सर ने बताया उससे आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो आप पूरी तरह से समझ चुके हो। तो सर आज की वीडियो में आपने किसान साथी को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे फार्म पर पधारे और आपने ये वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर लोगों तक किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं, देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं, जयपुर वासियों को जागरूक कर रहे हैं जी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो किसान साथियों उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।